Hello, my dear students. A very fresh good morning to all of you. Uh, I want to share something to you that many students know about the latest news of uh, board examination during this session, because there will be two board examination during the session. First will be commence in November, approx November, and the next one in next year, March to April. So मतलब कहने का मेरा ये है कि ये न्यूज़ पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जिनको मतलब अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा भी कंसर्न है तो वो थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि वो जिस तरह से सीरियसली प्रॉपरली पढ़ाई पहले करते थे तो वो अभी भी अपनी पढ़ाई को उतना अच्छे से करते रहें। और मैं कई स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप रिप्लाई नहीं देते अपने क्लास टीचर को। इससे ज़्यादा कुछ बैड मैनर्स हो नहीं सकते हैं। फिर जो लोग मुझे जवाब देंगे या जिनके मदर फादर हमसे कहेंगे कि सर आपने तो कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, हमारे पास तो कोई कॉल नहीं आया, तो ये कहना आसान होता है और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद कोई भी परेशानी होगी तो आप खुद इस चीज़ को हैंडल करना, आप मेरे से मत कहना, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ जो बच्चे सच में सिंसियर हैं, क्लास लेते हैं और मेरी बात मानते हैं। क्योंकि आपका काम भी वही है कि आप अपने टीचर्स को ओबे करें, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। यू आर ए स्टूडेंट, आप बड़े बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि गंदा ये है, सबसे गंदी बात कि मेरे कॉल मैसेज करने के बाद बच्चे ना एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि उनको एक बार को शायद थोड़ा सा शर्म आता हो कि मैंने जवाब नहीं दे पाया सर को, तो मुझे उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। सो इट्स ओके, हम भी अपने आप को उसी तरह से कर लेंगे। और फिर मैं क्यों हर चीज़ के लिए आपको समझाऊं, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, और जब इंटरनल में आपकी बहुत बुरी तरह से रेट पिटने वाली होगी जब, तो आप मुझसे कह नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में। तो और ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों की सोच क्या है। तो उनकी सोच को हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे आपको चलना पड़ेगा। आप अपना अलग से कुछ लेके आएंगे तो वो आप चलाइए, इट्स ओके। जब भी क्लैशिंग होगा तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। सो इट्स ओके फॉर टुडे। ठीक है, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो रिवोल्यूशनरी पर्सन्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये मिशन है और ये डेस्टिनी जो फ्रांस नेशन की कि उनके पीपल्स को लिबरेट किया जाए। मतलब हमारा हक है कि हम आज़ाद हों, और ये ना पूरे यूरोप के पीपल का भी होना चाहिए। मतलब पूरे यूरोप में जो डेस्पोटिज्म से लोग परेशान हैं, दबे हुए हैं, उनका एक तरह से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उन सबको भी वो हक है लिबरेट होने का, जो कि फ्रेंच पीपल का है। तो वो हेल्प करने के लिए बात कर रहे थे यूरोप में, ताकि और भी जो कंट्रीज़ हैं वो नेशन बन सकें। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब ये न्यूज़ बेटा कि जो ये इवेंट्स फ्रांस में हो रहे थे, ये जब पहुंची डिफरेंट सिटीज़ और यूरोप में और अक्रॉस द एम्पायर, अक्रॉस द अनदर एम्पायर्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं, अदर मेंबर्स हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो शायद आपको थोड़ा सा ध्यान हो। ठीक, 9th में जब आपने पढ़ा था फ्रांस वाली सोसाइटी में कि वहाँ पे बहुत सारे जैकोबिन क्लब बनाए जा रहे थे, जिसमें मिडिल क्लास लोग एक दूसरे के साथ रह के रिवोल्यूशनाइज़ कर रहे थे फ्रीडम के आइडिया को, मुनार के ख़िलाफ़ अपनी एक लड़ाई लड़ रहे थे। समझ रहे हैं ना आप, वो वाले क्लब हैं ये। तो ये रिवोल्यूशनरी क्लब थे, और रेने देकार्ते जैकोबिन जो उस पर्सन का नाम था। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। अब उसका जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और कैंपेन्स थे वो मतलब इस तरह से हो रहे थे कि जो फ्रेंच आर्मी है उसको ना अदर कंट्रीज़ में मूव किया गया। क्यों? कैंपेन इस तरह से चला जा रहा था कि पूरे यूरोप में वो सब चीज़ें हों जो यहाँ पे होती हैं। बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। और ये 1790s की जो बात है, 1790 के बाद आगे 1799 तक, इस टाइम के दौरान में
जो ये सारी फोर्सेस और जो ये मार्च पास्ट कैंपेन हो रहे थे, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड की बात हो, चाहे इटली की बात हो या हॉलैंड की बात हो, इतनी सारी जगह पे इन सब चीज़ों को ये कैंपेन करना स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच पीपल एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, क्योंकि अब सबके मन में ये आ गया था कि हमें भी अपना एक नेशन स्टेट चाहिए। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. मतलब आप एक चीज़ तो ध्यान में रखते ही होंगे कि जब भी कोई एक चीज़ एक नेशन में बिगिन होती है ना, और आपको लगता होगा कि वो चीज़ रिवोल्यूशनाइज कर रही है सोसाइटी को या कंट्रीज़ को, तो वो हमेशा एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरे कंटिनेंट पहुंचती ही हैं चीज़ें। आप आज के टाइम पे अगर टेक्नोलॉजी को भी देख लें, चाहे आप फैशन को देख लें, चाहे आप क्रिकेट को देख लें, किसी स्पोर्ट्स को देख लें या किसी अदर चीज़ को देख लें, तो वो चीज़ बाहर जाने ही जानी है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार आप मैप को ज़रूर देखेंगे, और आप मैप में एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम में आप देखेंगे कि जो आज का यूरोप है, अगर आप एटलस को भी उठा के देखें या आप मैप बुक को देखें, तो ये वो एक्चुअल मैप नहीं है जो आज के टाइम पे है। क्यों? आप हमेशा थोड़ा सा इसको महसूस करेंगे कि सर मोनार्क तो काफ़ी ज़्यादा था, रशियन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, स्मॉल स्टेट्स हैं, और ये सर्डिनिया अलग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एम्पायर्स में डिवाइडेड है सोसाइटी, और उस टाइम पे डेमोक्रेसी उतना आगे नहीं आ पाई थी ना डेवलप होकर जितना कि आज के टाइम पे। अगर आज आप बात करें स्पेन की, पोर्टुगल की, फ्रांस की, स्विट्ज़रलैंड की, अब जर्मनी इसमें नज़र आ ही नहीं रहा है, जबकि जर्मनी यही है ना पास में। ये बावरिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, है ना, ये सारे। अब जिस टाइम ट्यूनिस था तो आज ट्यूनिशिया है। तो ये ग्रीस छोटा सा दिखाया, जब ग्रीस काफ़ी बड़ा हो गया। फिर बुल्गारिया, रोमानिया अब एक छोटे छोटे पार्ट हैं, बट ये आज अपने आप में एक सब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है। तो कहने का मतलब है कि जो एम्पायर थे वो ज़्यादा थे, यहाँ पे कोई भी इस तरह से नेशन स्टेट वाली थ्योरी नहीं थी डेमोक्रेसी की, नो नेशन स्टेट। ठीक, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अभी आप यूनिफिकेशन के बाद थोड़ा सा आगे आके पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों से जब फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ लिखना आसान होता है, और आप जो किसी चीज़ को टू द पॉइंट स्टोरी जोड़ के कई बार रिमाइंड रखने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह से चीज़ें आती हैं। क्योंकि बेटा मैपिंग हिस्ट्री में हमेशा से बहुत ज़रूरी है, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ बेटा, जब एक वियना कांग्रेस हुई थी, ये हम आपको आगे ही पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। एक तरह से कांग्रेस का मतलब होता है बेटा एक मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग। ठीक है, वो वियना शहर में हुई थी। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया टुडे, वो आज कैपिटल है, और उस टाइम भी एक एम्पायर की कैपिटल थी, वहाँ पे हुई थी। और ये सारी पावर्स मिली थी, चाहे वो रशियन हो, चाहे ऑटोमन हो, ऑस्ट्रियन हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी हो। ठीक, तो हम ये चीज़ आगे बढ़ेंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अब यहाँ से पैराग्राफ की कुछ चीज़ें हैं, आप ज़रा उनको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट आंसर। और जो बोर्ड एग्ज़ाम जो बेटा आपके कहे जा रहे हैं नवंबर में, ठीक, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो रही है, MCQ। तो MCQs वही स्टूडेंट्स अच्छे से कर सकते हैं, OMR पे लेने की बात कही गई है। ठीक है, ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप चाहे मैथ्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं, तो आप जो ये छोटी छोटी बारीकियों को पढ़ते जाते हैं एक साथ, आप अगर इतना ही हार्ड वर्क करेंगे तो आपका कोई भी MCQ छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set out about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। अच्छा, था क्या
अब जो उसकी टेरिटरी इतना वाइड स्वेथ में, मतलब बहुत बड़े आकार में फैलती जा रही है, जो उसके कंट्रोल में थी। भाई आप किसी टेरिटरी को इतना एक्सपेंड कीजिए जितना कि आप उसे कंट्रोल भी कर सकें। ओके, तो नेपोलियन ने ना बहुत सारे इंट्रोड्यूस चेंज किए थे, मतलब चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उसने फ्रांस में किया था। उसने जो चीज़ फ्रांस में दी उस टाइम पे, वो दुनिया में आज भी वैसे की वैसे ही चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अभी आप आगे पढ़ेंगे नेपोलियन ने ऐसा क्या दिया था फ्रांस में। ठीक है, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। हालांकि नेपोलियन जब आया तो लुई 16 को लोग इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वो आपने एक पूरा सा लॉन्ग प्रोसेस पढ़ा है। बट जब नेपोलियन आया था तो लोगों की उम्मीद तो बहुत जगी, बट धीरे धीरे नेपोलियन ने खुद डेमोक्रेसी ख़त्म किया और वो एक मोनार्क की फॉर्म में डिक्टेटरशिप की तरफ वर्क करने लगा। ठीक है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। अच्छा था क्या कि जब बात हुई रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि ये चीज़ ना उसने चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छे किए थे। आप समझ रहे हैं ना, जैसे ऑफिसर्स को वर्क कैसे करना है, मिनिस्टर्स को वर्क कैसे करना है, कोई सिटीज़न के लिए कोई लॉ की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, वो कैसे है। और बेसिकली उसने राइट टू वोट के लिए भी बहुत सारे अच्छे काम किए। अभी वो आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ से है बेटा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब ज़रा आप इसको यहाँ से देख लें, ये आपका इम्पोर्टेंट है और आप इसको चाहें तो बुक में लिख लीजिए, ठीक रहेगा। और यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि द सिविल कोड ऑफ 1804। अब जो क्वेश्चन यहाँ से डराइव होके आता है वो ये आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल कोड 1804, या व्हाट इज़ द नेपोलियनिक कोड 1804, या सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द नेपोलियनिक कोड। कि सिविल कोड को ही बेटा नेपोलियनिक कोड कहते हैं, अभी इसमें आएगा आगे। यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। ठीक, यानी कि नेपोलियनिक कोड की बात हो या सिविल कोड 1804 की बात हो, वो दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही नेपोलियन ने किए थे। अच्छा, सिविल कोड क्यों बोला है? क्योंकि वो आम नागरिकों के लिए था, टू द नॉर्मल पीपल्स। ठीक, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के। अच्छा, इसने क्या किया? पहला पॉइंट क्या था? डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के बेस पे अगर किसी को बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो उस फलां मिनिस्टर का बेटा है, वो उस राजा का बेटा है, यानी कि जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग हैं, ये सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा जो अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग, जो अपनी योग्यता के दम पे आगे बढ़ेगा, उनको आने का ही आगे हक है। ऐसे, क्योंकि नेपोलियन खुद इस बैकग्राउंड से आया था, उसने ख़त्म किया। दूसरा क्या किया? स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। उसने ये चीज़ पहली बार हुई है, क्योंकि लॉ तो बेटा फ्रांस में बराबर थे ही नहीं लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए भेदभाव बहुत था। तो नेपोलियन ने कहा कि अब सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये उसने पहली बार किया। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो चीज़ें आज जिसके बारे में इंडिया में बात होती है, ये फ्रांस में इतने साल पहले वहाँ बात हो रही थी और इंट्रोड्यूस भी हो गया था। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन से पहले फ्रांस में, यूरोप में लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। ठीक, सर्वडम था, ज़मींदारी तरह के सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था। अब वो सब अभी हम नहीं समझाएंगे। आप सब इतना जान लीजिए कि बस प्रॉपर्टी का राइट नहीं था लोगों को, कि हमारी प्रॉपर्टी है, इस पे हमारा मालिकाना हक है, आई एम द ऑनर। नो, दिस वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर द नेपोलियन। बट आफ्टर इंट्रोड्यूस द सिविल कोड 1804, नेपोलियन इंट्रोड्यूस द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इतने सारे बेहतरीन काम वो खुद कर रहा था। अच्छा, आगे और क्या किया? और ये जो आंसर राइटिंग की जो ये चीज़ें हैं, ये हम आपको एक दिन समझाएंगे तो ज़रूर, बट आप कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आपने लिखा डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट बनाएं। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो इसको सेकंड पॉइंट बनाएं। जो ये कॉमा कॉमा करके आप लिख रहे हैं इस तरह से, फिर आप एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दें, जैसे नेपोलियन सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो बेटा ये आपका हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक, अब आगे और बढ़ते हैं तो आपको 4, 5, 6 पॉइंट अच्छे अच्छे मिलेंगे और वो आपका एक बेहतरीन लॉन्ग आंसर होगा
यही आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आंसर होगा। और MCQs भी तैयार हो जाएंगे आपके, क्योंकि मान लीजिए MCQs में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इज़ करेक्ट अबाउट नेपोलियनिक कोड। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कोड में किस तरह की चीज़ें थी, तो आप उसको आंसर राइट कैसे करेंगे। मल्टीपल चॉइस चीज़ें आसान नहीं होती हैं हर किसी के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अच्छा, बात ये हुई कि जैसे मान लीजिए इंडिया में गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, मोदी जी ने गुजरात को सोना से लाद दिया है, स्वर्ग बना दिया है, अब ना पूरा हिंदुस्तान को भी सोना बना देंगे, लाइक दैट, कि ये मॉडल वहाँ था भी पूरे इंडिया पे लागू होगा। ऐसे ही नेपोलियन का जो कोड फ्रेंच लोगों पे लागू हो गया था, तो उसको एक्सपोर्ट किया गया उन सब रीजन्स में जहाँ फ्रेंच का कंट्रोल था, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत बड़े यूरोप पे कब्जा कर लिया था ना बेटा, इसलिए। तो डच रिपब्लिक की बात हो, स्विट्ज़रलैंड की बात हो, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स भी किए। ऐसा नहीं है कि सारे चेंजेस उसने ख़राब किए, उसकी सोच से सही थे, क्योंकि वो राजा था और अब एज अ डिक्टेटर था, तो आपको तो पता है पॉलिटिकल पावर में जो कहा जाए वो करना होता है। तो हुआ क्या, उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी अच्छे किए, लेकिन ये सारे चेंज सारे जगह अच्छे नहीं हुए। ये कहानी आप आगे पढ़ेंगे, पहले आप देखें उसने और क्या किया, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या किया? एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम मैनुअल ड्यूज। ये पॉइंट आपका हो गया बेटा फोर्थ पॉइंट। क्या किया उसने बेटा? ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना, ये पीजेंट्स फार्मर्स के बारे में है। इसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े फ्यूड्स होते थे, ज़मींदार टाइप लोग, वो जो उनके अंडर में जितने भी 1000 या 100 या 500 पीजेंट या फार्मर वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ वर्क करेंगे, उनको अपनी ज़मीन खुद ही की ज़मीन पे ऐसा किराए की तरह रखा जाता था। उनको सैलरी दी जाती थी या उनको थोड़ा सा काम करके पे किया जाता था, बट उनका राइट नहीं होता था उस ज़मीन पे। और जो फ्यूडल होता था वो कभी भी किसी पीजेंट को वहाँ से बेदखल करके काम छीन लेता था। तो नेपोलियन ने आके इसे ख़त्म किया। उसका मानना था जब राइट टू प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो जो किसान जिनकी सैकड़ों साल से ज़मीन फ्यूड के उसमें आ गई अंडर में, ये सब फार्मर को मिलना चाहिए। और उसने कुछ बेटा मैनोरियल ड्यूज़, आपको याद है मैन्योर एक वर्ड था 9th में, ज़मींदारों के एस्टेट्स होते थे कंट्री साइड में, है ना, ऐसे फार्म हाउस टाइप चीज़ें। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ फार्मर्स पे लाद दो, पीजेंट्स पे, लेबर्स पे लाद दो, आपको कुछ नहीं करना, आप मज़े में। ये उसने ख़त्म किया। किसने? नेपोलियन ने। उसने कहा कि ना तो सर्वडम अब चलेगा, सर्वडम भी बड़े बड़े किसान होते हैं, मैनोरियल जो फार्म हाउस ड्यूज़ होते थे, किसी पे टैक्स देना है, किसी को क्या करना है, ये सब ख़त्म कर दिया उसने। ड्यूज़ का मतलब यहाँ सब सिर्फ टैक्स से है। उसने हर तरह के इस टैक्स को ख़त्म किया। और टाउन्स में भी उसने यही किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। बेटा गिल्ड जो है ना, एक तरह से आप ये मान लीजिए एज अ टैक्सेशन प्रोसेस था वहाँ पे, उसने उसको भी ख़त्म कर दिया। वो मतलब 100 तरह के जो टैक्स होते थे उसने उसको ख़त्म किया। जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत तरह के टैक्स थे, तो अब GST लागू हो गया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो कुछ वैसे सारी चीज़ें उसने ख़त्म की। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया उसने। अब वो इसलिए ये सब चीज़ें चाहता था अच्छे से, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग एक दूसरे के यहाँ कैसे जाएंगे, और आर्मी को भी अगर एक जगह से दूसरे ले जाना है तो रास्ते ही नहीं अच्छे होंगे। तो जब रास्ते ही नहीं अच्छे होंगे तो आप किसी दूसरी जगह पर जाके उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पीजेंट आर्टिसन वर्कर्स को, न्यू बिजनेसमैन को मतलब इस तरह से इन्जॉय न्यू फ्रीडम। अब उनको एक तरह की इतनी अच्छी आज़ादी मिली हुई थी क्योंकि उसने इतने सारी चीज़ों को हटा दिया था, ठीक। जो बिजनेसमैन हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जो यूनिफॉर्म लॉ बने हैं, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर सिस्टम बना है, कॉमन नेशनल करेंसी बनी है, ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को, और एक्सचेंज जो गुड्स है एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल में बहुत ईजी होगा। सिंपल सी बात है कि बिज़नेस को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉमन नेशनल करेंसी। आप कहोगे सर ये तो अभी आया ही नहीं। अभी आप इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बिज़नेस को और इन सब पूरे सिस्टम को बहुत ईज़ मिल गया, बहुत प्रॉपरली रन करने लगे।
आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कितनी दिक्कत हुआ करती थी वहाँ पे। ठीक है, अब बस ये लास्ट पैराग्राफ में बेटा वही बात कही जो मैं आपको पीछे बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चेंज अच्छे फ्रेंच में हुए हों तो पूरे यूरोप में भी हो गए हों। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, अब जहाँ जहाँ एरिया जो जीते थे, कॉन्क्यूर किए थे, तो जो रिएक्शन था लोकल पीपल का फ्रेंच के लिए वो बहुत मिक्स था। क्यों? कुछ लोग उसको अच्छा बताते थे, कुछ लोग अच्छा नहीं बताते थे। हम लोग कश्मीरियों को गाली देते हैं और कश्मीरी हमें गाली देते हैं। बीच में आर्मी फंसी हुई है। अब आर्मी की ऑर्डर्स पे वर्क करती है आर्मी को भी वहाँ गाली गलौज से लेके एवरीथिंग हेट देखनी पड़ती है। तो जब कंट्री ही मेरी है तो वहाँ के लोग भी मेरे होने चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम उस टाइम यूरोप में और फ्रांस के टाइम था। कई प्लेसेस में, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड में और ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वार्साई शहरों के नाम है बेटा। फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया कि आप तो देवदूत हैं भाई, आप तो आज़ादी लेके आए हैं। जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच लोगों को मिला था नेपोलियन के टाइम पे, उससे पहले तो कुछ वैसे ही उन्हें लगा कि हमारे यहाँ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility and became clear that new administrative changes did not go hand in hand with political freedom. अच्छा, जब ये नए चेंजेस आ रहे थे, अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वेट्स, नेपोलियन के चेंज पड़े, हर तरफ एक जैसे नहीं थे। ध्यान रखिएगा आप, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों के घर भी बहते हैं, बट बाढ़ आने के बाद जो फर्टाइल लैंड होती है उसमें कुछ बहुत सारी नदियाँ अपने साथ जो न्यूट्रिशन लाती हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन सबके लिए तो वो फ़ायदेमंद नहीं हुई ना। तो ऐसे कभी कोई चीज़ इस तरह से नहीं रही है कि एक चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो तो सबके लिए हो। तो बाद में वही बात है, टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप बढ़ा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि हर चीज़ की देख रेख, हर चीज़ की, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, क्या, क्यों प्रोड्यूस किया, कितना किया, एवरीथिंग। Forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe. अब जो फ्रेंच आर्मीज़ थी अब वो ताकत के दम पे ज़बरदस्ती हर जगह कैप्चरिंग कर रही थी। ये चीज़ फिर गलत साबित हुई। All seem to be out with the advantage of administrative changes. अब इन सब चीज़ों में जो एडवांटेज हैं वो अपने हिसाब से हो रहा था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए हैं उनको तो वो अनदेखी कर रहे थे कि जो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी वजह से लेटर ऑन आप धीरे धीरे कभी पढ़ेंगे या मैं बताऊंगा आपको कि नेपोलियन ने अपना सब कुछ खो दिया था। और एक फिगर है जो ये दिखाता है, यहाँ पे आप उसको देखें कि द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज़ वे हो फ्रॉम लीप्जिंग। अब इसमें नेपोलियन को एक ना पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है और ये पीछे ये लेटर्स हैं जो आगे बढ़ रहा है और ये गिरते जा रहे हैं, और ये लेटर जो गिरते जा रहे हैं ये शो करते हैं कि तुमने किस किस टेरिटोरियल एरिया को खो दिया है, मतलब आप हारते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये चैप्टर यहाँ पे दी एंड हो रहा है, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप लिखेंगे। हालांकि मैं होमवर्क को जो आपका DPS ऐप है जहाँ पे आप असाइनमेंट रिसीव करते हैं वहाँ पे एज अ पिक या उस फॉर्म में भेज दूंगा, क्योंकि मैं एंट्री किया है प्रिंसिपल सर ने। वैसे तो आपको पता रहता है बट इट्स ओके, क्योंकि वो हमें ऑर्डर मिले तो हम फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली रखें। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, आप ना आंसर दिया करो मेरे मैसेज कॉल का। टीचर जब भी आपको कॉल मैसेज करे आप उसे आंसर कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए थोड़ी। हमें कहना पड़ रहा है रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये जो आप बनेंगे वो आप खुद बनेंगे और इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस आप फ्यूचर में देखेंगे। सो आई हैव नथिंग टू से राइट नाउ। बस आप मुझे मेरी मैसेज कॉल का आंसर दिया करें, क्योंकि जो मैं रिपोर्ट में लिखूँगा कॉल रिकॉर्ड में फिर वो यही होता है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मुझे ये लगता है कि बच्चों को मैसेज भी कर दूँ, 2-3 कॉल कर दूँ, बेटा इतना हम नहीं कर सकते। ठीक, मेरा काम पढ़ाने का है और बाकी फालतू कामों का नहीं है। आप पढ़ाई के लिए मेरी जो हेल्प मांगेंगे मैं आपको 10 गुना हेल्प करने को तैयार हूँ, बट आप फालतू बातों के लिए मेरे को सिर्फ परेशान करना चाहेंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो दैट्स वेरी बैड। और ये चीज़ आप सफ़र करेंगे, आई गारंटीड यू। उन सभी बच्चों के लिए मेरा मैसेज है
जो अब तक उस तरह से टीचर्स के रडार पे नहीं आए हैं। दे इवन डोंट सेंड मी अ सिंगल मैसेज, नो सॉरी, नो फ़ोन कॉल, नो मैसेज। आई ऑलरेडी कॉल्ड देम, मैसेज देम। तो ये मुझे ख़राब लगा और ये बहुत ख़राब बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द डे।